क्या नाम है इसका? कलाशनिकोव। कलाश। हथियारों के निर्माताओं का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि आगे चलकर उन्हें अपनी करनी पर जबरदस्त पछतावा हुआ है, क्योंकि उनके हथियारों का इस्तेमाल करके जब इंसानों ने दूसरे इंसानों को मारना शुरू किया तो बनाने वाले को यह सोचना पड़ा कि आखिर मैंने ये हथियार क्यों बनाया। कोई भी कलाकार हो, साहित्यकार हो या वैज्ञानिक हो, मानवता और प्रकृति का विनाश कोई नहीं चाहता। भले ही उन्होंने अपना सारा जीवन इस दुनिया की भलाई के लिए लगा दिया हो, लेकिन अगर उनके आविष्कारों का इस्तेमाल दुनिया में बड़े पैमाने पर दोषी या निर्दोषों को मारने के लिए होने लगे तो इन क्रिएटर्स के पेन का कोई आम इंसान नहीं समझ सकता। हमारे आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक ऐसे वेपन इन्वेंटर की तकलीफ लेकर आए हैं जिसने दुनिया को AK-47 राइफल दी। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। AK-47 राइफल का पूरा नाम है एप्टोमेट क्लाशनिकोव 47 और इसे बनाने वाले का पूरा नाम है अलेक्जेंडर मिखाइल क्लाशिनकोव। ये रूस की सेना में एक सिपाही के तौर पर काम किया करते थे। इस राइफल की कहानी शुरू होती है मिखाइल की कहानी से। मिखाइल अपने परिवार में 17 भाई बहनों में से एक थे। इनका बचपन काफी गरीबी में बीता, लेकिन इन्हें मशीनों से खेलने का शौक था। मशीनों के प्रति इस झुकाव ने मिखाइल को सोवियत संघ की लाल सेना के पास पहुंचा दिया, जहां रूस की रेड आर्मी ने उसे एक टैंक मैकेनिक के तौर पर अपने यहां पोस्टिंग दी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब साल 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था, कहते हैं कि जर्मनी और सोवियत संघ के इस जंग में सोवियत संघ को अपने 80 लाख सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध के दौरान अपने टैंक के साथ मिखाइल भी जंग के मैदान में थे और जब वो मैदान में घायल हुए तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे सोवियत सैनिकों के साथ उनकी मुलाकात हुई और सभी सैनिकों का इस जंग को लेकर जो कहना था वो ये था कि उन्हें ऐन वक्त पर हथियारों ने धोखा दे दिया, वरना हमारे इतने सारे सोल्जर नहीं मारे जाते। सोवियत संघ ठंडा इलाका है, सैनिकों को ठंड से बचने के लिए दस्ताने दिए जाते थे। कई बार सैनिकों के पास जो राइफल होती थी उसकी नाली जाम हो जाती थी। दस्तानों की वजह से कभी ट्रिगर नहीं दबता था। अपने सैनिकों की इस समस्या को मिखाइल ने काफी गंभीरता से लिया। मिखाइल जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसे जंग में जाने के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। तब उसने अपने सीनियर से बात की और कहा कि वो हथियारों के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। मिखाइल एक ऐसी राइफल के डिजाइन पर काम कर रहे थे जिसके फीचर्स जबरदस्त थे, जो हर सिचुएशन में काम कर सकती थी। वर्तमान समय में सैनिकों को जो राइफल दी जाती थी उसकी तमाम समस्याओं को दूर करते हुए नई राइफल का डिजाइन तैयार किया गया। इसके बाद मिखाइल को लगभग 5 सालों का समय लगा अपने सैनिकों को एक बेहतरीन राइफल का फाइनल डिजाइन देने के लिए। यानी आने वाले साल 1947 में मिखाइल ने अपने इस राइफल के डिजाइन को दुनिया के सामने रख दिया। हालांकि सोवियत संघ ने राइफल के इस डिजाइन को अवार्ड तो दिया, लेकिन उस समय इस राइफल को अपनी सेना में शामिल नहीं किया। इसके बाद 2 साल का समय और बीतता गया। काफी टेस्टिंग प्रैक्टिस के बाद फाइनली इस राइफल को सोवियत सेना के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। अप्रूवल देने के साथ साथ सोवियत संघ ने इस राइफल का जो नाम दिया वो इसके बनाने वालों के नाम पर था, AK-47 यानी एप्टोमेट क्लाशनिकोव 47। राइफल के नाम का पहला शब्द एप्टोमेट एक रशियन शब्द है। इसके बाद इसे बनाने वाले का नाम क्लाशनिकोव जोड़ा गया और आखिर में इस राइफल का फाइनल डिजाइन जिस सन में आया वो सन जोड़ा गया, यानी कि 1947। शुरुआत में रसिया ने इस राइफल को ना तो किसी दूसरे देश को बेचा और ना ही अपने देश के सभी लोगों को ये राइफल उपलब्ध कराई, क्योंकि ये राइफल जितनी खास थी उतनी ही खतरनाक भी। इसके सभी फीचर्स बहुत ही जबरदस्त थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक फीचर था इसकी बेहतरीन फायर कैपेसिटी। ये 1 मिनट में 100 राउंड फायर कर लेती थी। ये राइफल इतनी इजी थी कि इसे चलाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका ट्रिगर बड़ी आसानी से दब जाया करता था। ये बहुत ही हल्की राइफल थी। इसका वजन 3.47 किलो था, जिसे सैनिक आसानी से कैरी कर सकते थे। इस राइफल पर ठंड का असर नहीं होता था। ये हर मौसम में अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करती थी।
इसके साथ ही इस राइफल में जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए थे वो इतने जबरदस्त थे कि सोवियत संघ में उस समय के हथियारों में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह राइफल वाटरप्रूफ थी, यानी पानी में जाने के बाद भी यह राइफल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करती थी। और उसका जो प्रोफाइल था, बड़े पैमाने पर इस राइफल का प्रोडक्शन। सोवियत संघ के एजेफ में इस राइफल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। आज के दौर में भी सोवियत संघ के इस प्लांट में बड़े पैमाने पर AK-47 राइफल बनाई जाती है। उस दौर में AK-47 का मुकाबला अमेरिका की M16 राइफल से किया जाता था, लेकिन जब कभी भी इन दोनों राइफल को आमने सामने रखकर इनकी कैपेसिटी को परखा गया तो उसमें AK-47 ज्यादा उपयोगी साबित हुई। M16 राइफल को AK-47 से भी पहले अमेरिका के यूजीन स्टोनर ने बनाया था। ये उस समय की सबसे खतरनाक और कारगर राइफल थी। M16 राइफल के बनाने वाले को इस राइफल के हर एक पीस के बिकने पर $1 की रॉयल्टी मिलती थी, यानी इस तरीके से इस राइफल बनाने वाला करोड़पति बन गया। दूसरी तरफ AK-47 राइफल बनाने वाले मिखाइल क्लाशनिकोव को ना तो अलग से कोई पैसा दिया गया, ना ही राइफल की बिक्री पर कोई रॉयल्टी नहीं दी गई। उसे केवल राइफल के प्रोडक्शन यूनिट में नौकरी मिल गई। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि M16 जिसने बनाया उसका नाम दुनिया में उतना नहीं फैला जितना कि AK-47 बनाने वाले मिखाइल क्लाशनिकोव का हुआ। AK-47 का पहली बार सबसे खतरनाक इस्तेमाल 1955 में हुआ, जब अमेरिका के खिलाफ वियतनाम की लड़ाई चल रही थी। वियतनाम और उसके सपोर्टर्स लड़ाकों को सोवियत संघ ने तोहफे के तौर पर AK-47 राइफल दी। यानी इस लड़ाई में पहली बार सीधा सीधा मुकाबला अमेरिका की M16 राइफल और सोवियत संघ की AK-47 के बीच था। इसमें AK-47 ने बाजी मार ली। AK-47 लगातार चलती रही, जबकि M16 राइफल ने कई बार धोखा दिया। इसके बाद जब मोजाम्बिक की लड़ाई हुई तो मोजाम्बिक ने भी इस हथियार को काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, यहां तक कि उसने अपने झंडे में भी AK-47 को स्थान दिया। इसके बाद इस राइफल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान की लड़ाई में हुआ तो उसने मुजाहिदीनों के हाथ में AK-47 दे दिया। वहीं अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA भी मुजाहिदीनों के हाथ में AK-47 दे रही थी। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में दोनों तरफ से AK-47 राइफल चल रही थी। इसके बाद AK-47 तालिबान के हाथ में आ गई और ऐसा बताया जाता है कि AK-47 राइफल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तालिबान ने किया। AK-47 राइफल के अपग्रेडेड वर्जन्स भी बनाए गए और इनकी आने वाली सीरीज में AK-74, AK-M, AK-101, AK-105 से होती हुई अब AK-203 बनने जा रही है। ये इस राइफल का सबसे एडवांस और अपडेटेड वर्जन है। इसकी खासियत ये है कि भारत और रशिया के बीच में यह समझौता हुआ है कि AK-203 राइफल भारत में बनाई जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस राइफल को अमेठी में बनाया जाएगा। साल 2004 में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, जहां पर AK-47 राइफल के बनाने वाले मिखाइल क्लाशनिकोव भी आए थे। ये उनकी पहली और आखिरी भारत की विजिट थी। भारत में कभी भी AK-47 सीधे रसिया से नहीं खरीदा, बल्कि इससे पहले रोमानिया से खरीदा गया, फिर बुल्गारिया से खरीदा गया। भारत के सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास इनाल्फा राइफल मौजूद रहती है। AK सीरीज की दूसरी राइफल भी आई, लेकिन मिखाइल क्लाशनिकोव ने जिस राइफल को डिजाइन किया वो राइफल सीधे सीधे कभी रशिया से भारतीय सेना के लिए नहीं आई। मिखाइल क्लाशनिकोव हथियारों के मामले में एक्सपर्ट थे और उन्हें दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के लिए भी बुलाया जाता था। कई दूसरे देशों ने इस राइफल की नकल करके और इसके जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी AK-47 के मुकाबले में दूसरी राइफल नहीं बना पाए। साल 2013 में 94 साल की उम्र में मिखाइल क्लाशनिकोव की मौत हो गई, लेकिन अपने मरने से पहले उन्होंने मीडिया में जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि AK-47 को उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन उसका इस तरह से आतंकवादी समूह इस्तेमाल करेंगे इसका उन्हें कभी अंदाजा नहीं था। अब ये उनके हाथ में नहीं है कि वो इस हथियार को उन लोगों के पास से वापस लेकर आ सके। उनके फ्यूनरल में व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये थी AK-47 राइफल के बनने से लेकर अब तक के सफर की पूरी कहानी। वाकई में इस राइफल ने दुनिया में युद्ध के परिणाम बदलने का भी काम किया। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।